Dear students, today I would like to discuss similar expression distinguished. Similar expressions distinguished. एक्सप्रेशन एक जैसे लेकिन उसमें मीनिंग में अंतर। तो सिमिलर एक्सप्रेशन डिस्टिंग्विश्ड में जैसे सेंटेंस के थ्रू आप लोग समझेंगे कि एक्सप्रेशन सिमिलर है लेकिन उसकी मीनिंग में अंतर है। जैसे हम कहते हैं शी डिसलाइक्स you as much as अब यहां पर जैसे दिया सी डिसलाइक यू एज मच एज आई, और दूसरा हमने सेंटेंस दिया सी डिसलाइक्स you as much as me। अब दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखें। इसमें लास्ट में यहां पर नॉमिनेटिव प्रोनाउन आया है, नॉमिनेटिव केस में, कर्ता कारक में, और ये ऑब्जेक्टिव केस में आया है। तो एक्सप्रेशन ये डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, इनका भाव अलग अलग है। जैसे आई आया, इसका अर्थ हुआ कि सी डिसलाइक्स यू एज मच एज आई डिसलाइक। इसका मतलब हुआ कि सी डिसलाइक्स यू एज मच एज आई डिसलाइक। इसका सेंस हुआ सी डिसलाइक्स यू as much as I dislike you, ये भाव हुआ। और इसके अतिरिक्त ये पूरा सेंटेंस हो गया आई डिसलाइक यू कर्ता कारक के रूप में। लेकिन जब हम कहते हैं सी डिसलाइक्स यू एज मच एज मी, तो सेंस बदल जाता है। यानी इसका अर्थ हो जाएगा सी डिसलाइक्स बोथ, सी डिसलाइक्स बोथ। अब ये बात समझ लीजिए, सी डिसलाइक्स बोथ माने दोनों ऑब्जेक्ट हैं। तो सी डिसलाइक्स बोथ का मतलब हुआ यू एंड मी। इसका सेंस हुआ यू एंड मी बराबर इन इक्वल डिग्री। ध्यान से समझें कि मतलब ये जो भाव है, इसमें जब एज मच एज के बाद आई आया, सब्जेक्ट में आया नॉमिनेटिव केस में, तो वह तुम्हें उतना ही नापसंद करती है जितना ज्यादा मैं नापसंद करता हूं तुम्हें, ये भाव आया। और सी डिसलाइक्स यू एज मच एज मी, इसका सेंस हुआ सी डिसलाइक्स बोथ यू एंड मी, तुमको और मुझे दोनों को बराबर नापसंद करती, इक्वल डिग्री में। तो ये सिमिलर एक्सप्रेशन डिस्टिंग्विश्ड कर रहे हैं। अर्थ बदल गया। जब नॉमिनेटिव आया आई कर्ता कारक में तो भाव ये हुआ, और जब ऑब्जेक्टिव केस में आया तो भाव ये हुआ। इस प्रकार से दो सेंटेंस दे करके दोनों एक्सप्रेशन सिमिलर हैं, लेकिन उसका हाउ टू डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ द सेंटेंसेस मीनिंग्स, द सेंस ऑफ द पर्टिकुलर सेंटेंस। तो जैसे हमने कहा, दूसरा वाक्य देखिए कैसे हम उसको डिस्टिंक्ट करेंगे, हाउ टू डिस्टिंग्विश। अब एक सेंटेंस मान लीजिए दिया, ही
वॉक्स, और फिर लगा दिया एज इफ। ये एज इफ मानो के अर्थ में, ही वॉक्स एज इफ। और उसके बाद मान लीजिए हमने कर दिया ही वर ड्रंक। अब इसका अर्थ हुआ कि वो ऐसे चलता है जैसे कि ही वर ड्रंक, उसने पी रखा, वो पिए हुए हो। अगर इसका भाव देखें तो आप इसको जब सेंटेंस को डिस्टिंग्विश करेंगे तो उस सेंटेंस का भाव हुआ द सेंटेंस सजेस्ट। ये सेंटेंस, द सेंटेंस, इसको ध्यान से समझें। द सेंटेंस सजेस्ट, ये सजेस्ट कर रहा है, क्या सजेस्ट कर रहा है? दैट ही इज नॉट ड्रंक, यानी वो पिए होने का नाटक कर रहा है, ये भाव आया। द सेंटेंस सजेस्ट दैट ही इज नॉट ड्रंक। अगर हम इसको ऐसे कर दें, ही वॉक्स एज इफ ही इज ड्रंक, तो मीनिंग चेंज हो गई। क्या मीनिंग हो गई? पहले में था कि वो अभिनय कर रहा, अब इसका मतलब वो सही। अब यहां पर सेंटेंस सजेस्ट कर रहा कि वो वास्तव में पिए हुए। तो यहां आप कहेंगे द सेंटेंस सजेस्ट, अब सेंटेंस सजेस्ट कर रहा है कि वो सचमुच पिए है, दैट ही इज ड्रंक, यानी वो, ये भाव है। अब दोनों में डिस्टिंग्विश किया गया। द सेंटेंस सजेस्ट दैट ही इज नॉट ड्रंक, इसमें लग रहा है कि वो ऐसे चलता है जैसे कि वो पिए हुए हो, पिया नहीं है, यानी पिए का अभिनय कर रहा है। लेकिन इसमें ही वॉक्स, जैसे कि वो ही इज ड्रंक, इसका मतलब हो गया वो पियक्कड़ है, उसने पी रखा है, इसमें पक्का हो गया। इसमें अभिनय का भाव आया कि वो स्वान कर रहा है पिए होने का, एक नाटक कर रहा है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में क्या अर्थ आया कि वो सचमुच पिए है। जैसे एक और, ये बहुत ग्रामर के स्टैंडर्ड को एनरिच करने के लिए ये डिस्टिंक्ट सिमिलर एक्सप्रेशन का बहुत आवश्यक है और इनका अर्थ समझना भी बहुत जरूरी है। अब जैसे एज वेल एज का प्रयोग आप लोग करते आए, तो हम कहें कि सी हेल्प्ड हिम, सी हेल्प्ड हिम, और फिर हमने कह दिया एज वेल एज आई, एज वेल एज आई। अब जरा ध्यान से देखिए, और नीचे हमने यहां पर लिख दिया सी हेल्प्ड हिम एज, यहां पर मी कर दिया, एज वेल एज मी। अब ऐसे सेंटेंस में दोनों में डिस्टिंग्विश करना, वही चीज, ये कर्ता कारक, ये कर्म कारक, ये नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, तो दोनों को डिस्टिंग्विश करना है। तो पहले का डिस्टिंग्विश में सेंस क्या हुआ कि सी जो मदद कर रहे हैं, यानी दोनों लोग मदद कर रहे हैं, इसका भाव क्या आया? सी एंड आई बोथ हेल्प्ड हिम, ये भाव है, यानी दोनों लोग उसकी मदद कर रहे हैं, ये भाव इसमें आ गया। लेकिन दूसरे सेंटेंस में जब मी का प्रयोग किया तो उसका भाव आ गया कि सी हेल्प्ड बोथ, इसका भाव आया कि सी हेल्प्ड बोथ, इसको बोथ में हिम एंड मी, यानी दोनों ऑब्जेक्ट के रूप में आ गए और ये अंतर आ गया। अब देखिए सी हेल्प मी, यानी उसने उसकी मदद की जैसे मैंने उसकी की, तो सी एंड आई बोथ हेल्प, हम उसने और मैंने दोनों ने मदद की, इसमें सी हेल्प्ड बोथ, उन दोनों की मदद की, हिम एंड मी।
तो ये सेंटेंस हट रहा है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आई जो नॉमिनेटिव केस में था तो उसका सेंस और इसका सेंस दोनों को डिस्टिंग्विश किया, दोनों में अंतर है। एक में सी और आई की प्रधानता है तो दोनों सब्जेक्ट हैं, ये दोनों उसकी मदद कर रहे हैं, और एक में सी हेल्प ही मेरी ऑब्जेक्ट किसकी और उसकी और मेरी, तो यहाँ पर भाव आया सी हेल्प बोथ हिम एंड मी, ये भाव आ गया। तो दोनों की जब मदद की तो इसका मतलब है कि खाली यहाँ पर एक सब्जेक्ट मदद कर रहा है और इसमें सी और आई दोनों सब्जेक्ट उसकी मदद कर रहे हैं। तो दोनों का ये अंतर बहुत ध्यान से समझने लायक है। अब जैसे हम कह दें, अगला देखिए, तो ये अंतर दो सब दे करके सेंटेंस और तब हम लोग स्पष्ट करते हैं। जैसे हमने कहा देयर आर टू मैनी people, there are too many people who bribe। आप जरा ध्यान से देखिए, there are too many people who accept bribe, ऐसे लिख लो, who accept bribe, जो घूस स्वीकार करते हैं, who accept bribe। अब इस सेंटेंस में और इसके नीचे हमने लिखा देयर आर टू मेनी पीपल। अब देखिए सेम कर दिया, देयर आर टू मेनी पीपल, और उसके बाद हमने कह दिया इसी को हु एक्सेप्ट ब्राइब, सेम किया है, लेकिन अर्थ देखिए कैसे बदलेगा। दोनों सेंटेंस में ध्यान, देयर आर टू मेनी पीपल हु एक्सेप्ट ब्राइब और देयर आर टू मेनी पीपल हु, दोनों का सेम। तो हियर जो टू है, अब इसमें देखिए पहला सेंटेंस क्या कहता है, हियर जो TOO एडवर्ब है इज सेपरेटेड, इसका मतलब हियर टू ये इज सेपरेटेड, ये अलग कर दिया गया, इज सेपरेटेड किससे, फ्रॉम मैनी टू मैनी, यहां सेपरेटेड फ्रॉम मैनी एंड मीन्स टू, फ्रॉम मैनी इससे एंड इसका अर्थ हो गया मीन्स टू। अब इसमें जरा देखिए, इसमें हो गया कि हियर टू इज अटैच्ड, यहां पर हियर टू सेपरेटेड नहीं, इज अटैच्ड, दोनों चीजों को देख लीजिए, यहां पर टू को अटैच किया गया है, अलग नहीं किया, दोनों एक जैसे, अटैच टू मैनी, अटैच टू मैनी, दोनों सेंस इसी में निकाल सकते हो, सेम भाषा, कोई परिवर्तन, टू मैनी 10। तो यहां पर मैनी का मीन्स, इसका मीन्स क्या हुआ, 10 मैनी मीन्स जानते क्या हुआ, मैनी का मतलब यहां हुआ, मैनी मीन्स यहां पर हुआ मोर देन द प्रॉपर नंबर, इसका अर्थ हुआ मोर देन द प्रॉपर नंबर। ये आप जरा ध्यान से देखिए, जैसे यहां पर टू को सेपरेट किया गया, कैसे सेपरेट, फ्रॉम मैनी एंड मीन्स टू, देयर आर टू मैनी पीपल हु, यानी इसका अर्थ हम कहते हैं कि कई पीपल हैं जो घूस स्वीकार करते हैं, तो देयर आर टू मैनी, तो टू मैनी भी का अर्थ आया, यहां पर क्या अर्थ आया, भी का अर्थ, और यहां पर मैनी से अटैच कर दिया, देयर आर टू मैनी पीपल, तो यहां इसका मतलब हो गया कि बहुत ही ज्यादा लोग, इसका अर्थ हो गया बहुत, और इसका अर्थ भी आ गया, क्योंकि इसमें हमने कहा मैनी एंड जो आया ना, देयर आर टू मैनी, तो पहले वाले में जो मैनी आया इसका मीन्स है भी,
ये, और इस टू का मतलब है बहुत। देयर आर टू मेनी पीपल हु एक्सेप्ट दैट, जबकि सेम लैंग्वेज है। तो इस प्रकार से जब सेम लैंग्वेज होती है तो कैसे आप अंतर स्पष्ट करते हैं उसको जानिए। अब जैसे हमने कहा, एक सेंटेंस और देख लें, ही वॉज फैमिलियर टू मी और ही वॉज फैमिलियर विद मी, दोनों को देखें। जैसे हमने कहा ही वॉज फैमिलियर, ये लास्ट सेंटेंस देख ले, टू मी, और दूसरा डिस्टिंग्विश करने के लिए लिखा हमने ही वॉज फैमिलियर विद मी। अब दोनों में डिस्टिंग्विश करना है आपको। कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? जब टू मी आया तो यहां पर फैमिलियर टू मी का मतलब हो गया नोन, नोन टू मी यानी परिचय। और जब विद मी आया तो वहां पर फैमिलियर का मतलब हो गया कि यहां पर फैमिलियर का मतलब बदल गया। इसमें फैमिलियर विद मी का क्या अर्थ हुआ? हैविंग, जो जहां पर आ रहा है उसका अर्थ हो गया हैविंग ए फेयरली गुड नॉलेज, हैविंग अ फेयरली गुड नॉलेज, यह अर्थ हो गया। देखिए दोनों में अंतर हो गया। पहले में परिचय का भाव आया और दूसरे में क्या आया? हैविंग ए फेयरली गुड, यानी उसको हम कहते हैं, दूसरे शब्दों में कहेंगे टू अटैच है आपसे इंटीमेटली, उसका भाव आ गया कि वो इंटीमेटली अटैच है, वो आपसे घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। आप इसको ऐसे भी कर सकते, टू नो इंटीमेटली, ये भाव आ गया, टू नो इंटीमेटली। अब देखिए ही वॉज फैमिलियर विद मी का मतलब हो गया वो मुझसे घनिष्ठता से जुड़ा है, और इसमें क्या है कि उससे हमारी जान पहचान है। जब विद आएगा तो भाव आएगा घनिष्ठता, घनिष्ठ है, और इसमें आएगा केवल परिचय। इस प्रकार से ऐसे वाक्यों को बहुत सावधानी से आपको करना है। कोई भी वाक्य आप हो, जैसे हम कहें कि सेंटेंस ले ले, ही ओनली, बहुत से, जैसे हमने कहा आई फील इल, तो आई फील इल का मतलब इल का मतलब बीमार, अनवेल है, और आई फील सिक, तो इसका मतलब है कि हमको कुछ सिक की भाव जब आता है तो इसका मतलब होता है कि जैसे आई फील वॉमिटिंग टेंडेंसी, ये भाव आता है। दोनों में ध्यान दीजिए। अब जैसे हम कहते हैं सी ऑफन थिंक्स ऑफ मैरिंग, वो प्राय विवाह करने को, और उसी को हम कहते हैं सी थिंक्स ऑफ मैरिंग ऑफन, तो वो अक्सर अब वो सोच रहा है विवाह करने का। जैसे एक वाक्य देखिए, ऑफन का स्थान बदल दिया तो अर्थ बदल गया, डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। जैसे हमने दिया, नोट करें, सी ऑफन थिंक्स ऑफ मैरिंग, सी ऑफन थिंक्स ऑफ मैरिंग, एक वाक्य, और फिर हमने दे दिया सी थिंक्स ऑफ, वही मैं ऑफन बाद में लेके चले गए, मैरिंग, और लास्ट में आ गया ऑफन। अब देखिए दोनों में बदल गया। पहले का सेंस हुआ कि वो प्रायः विवाह करने का सोचती है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब सी नाउ, कोई भी चीज आए तो पहले में आप कहेंगे, जब हम कहेंगे सी नाउ थिंक्स ऑफ, इसका मतलब हुआ सी नाउ थिंक्स ऑफ गेटिंग मैरिड, ऑफ गेटिंग मैरिड, ये बात, यानी वो प्रायः वो अब सोचती है गेटिंग मैरिड का, विवाह करने का। और जैसे आप ऑफन लास्ट में ले गए तो उसका हो गया कि सी थिंक्स ऑफ, बिल्कुल बदल गया, सी थिंक्स ऑफ
गेटिंग मैरिड मैनी टाइम्स थी, गेटिंग मैरिड। अब यहां आपने मतलब अक्सर बदलना, दिन विवाह करते रहना, गेटिंग मैरिड। और यहां पर इसका हो गया मैरिड सेवरल टाइम्स, अनेक बार सोचते। तो यहां पर इसका अर्थ ऑफन का अर्थ हो गया सेवरल टाइम्स, कई बार, सेवरल टाइम्स, ये भाव आ गया। तो इसमें देखिए और इसमें देखिए अंतर हो गया। इसका अर्थ है कि वह प्रायः विवाह का सोच रही थी, मतलब अब सोच रही विवाह कर लिया गया, लेकिन इसमें ऑफन बाद में ले गए तो अर्थ चेंज हो गया। हाउ टू डिस्टिंग्विश द मीनिंग ऑफ द बोथ सेंटेंसेस। शी थिंक्स ऑफ गेटिंग मैरिड से वो कई बार विवाह करने को सोचती। तो ये दोनों अर्थ ग्रामर में जो थोड़ा सा परिवर्तन, लिटिल बिट चेंज लाए, तो उसमें सिंगल एक्सप्रेशन होते हुए भी डिस्टिंग्विश माने अंतर हो जाता है। इसका और प्रैक्टिस आगे हम कराएंगे आपको। थैंक यू वेरी मच।